अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। ENG 504 का लेसन 22 है, जो कि इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच एंड सोशो कल्चरल थेरी है। लेसन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच किसे कहते हैं और सोशो कल्चरल थेरी किसे कहते हैं। वर्ड से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा, फिर भी डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि अगर आप लोगों से सेपरेट ये डेफिनेशन पूछी जाए तो आप लोगों को इसके बारे में कुछ नॉलेज हो। ठीक है, इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच किसे कहते हैं? ये मोस्टली जो है वो फोकस करता है सोशल इंटरेक्शन पर। किस तरह से हम कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, उस दौरान क्या होता है कि हम लैंग्वेज को प्रैक्टिकली सीख रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच है जो कि फोकस करता है सोशल इंटरेक्शन पर, और ये एम्फसाइज करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन इन लर्निंग इन न्यू लैंग्वेज। ठीक है, अगर आप लोगों को डेफिनेशन के हिसाब से पूछा जाए तो ये बता दीजिएगा। उसके बाद सोशियो कल्चरल थेरी ये बेस्ड करता है 2 फैक्टर्स पर। इसमें 2 वर्ड्स आ रहे हैं, एक सोशो है और एक कल्चरल है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वो क्या होगी कि पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्शन। तो ये दोनों टर्म्स ज़रा मिलती जुलती हैं क्योंकि हमने इसमें प्रैक्टिकली लैंग्वेज का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास सोशियो कल्चरल थेरी था जिसमें क्या होता है कि पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्शन। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि 128 से 133 तक है, जिसमें हमने क्या करना है कि इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच की पहले हमने इवेलुएशन करनी है, कुछ स्कोप देखनी है, उसकी अचीवमेंट्स देखनी है, उसके बाद लिमिटेशन देखेंगे एंड देन हम सोशियो कल्चरल थेरी पढ़ेंगे और मेडिएटिंग लर्निंग थेरी पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी लेसन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या बताया गया है इसमें? उन्होंने कहा है कि इनपुट, आउटपुट और इंटरेक्शनिस्ट हाइपोथेसिस जो हैं ये तीनों क्या एम्पिरिकल रिसर्च के एक्टिव स्टैंड्स हैं। ठीक है, एक्टिव स्टैंड्स हैं। क्यों? क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है। उसके बाद उन्होंने बताया कि इसको 2 फेजेस में डिवाइड किया गया। पहले फेज़ में क्या किया गया है कि गुफ्तगू का जो प्रोसेस है, एक दूसरे के साथ नेगोशिएशन का जो प्रोसेस होता है, उसको डॉक्यूमेंटेड फिनोमेना के फॉर्म में जो है वो लाया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर सेकंड फेज़ को देखा जाए तो उसके फॉलोइंग फैक्टर्स हैं, जिसमें क्या है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जिसमें हम लैंग्वेज को प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। उन्होंने बताया कि पार्टिकुलरली टू यूनिवर्सल ग्रामर। अब यूनिवर्सल ग्रामर क्या है? ये नेचुरली जो हम ग्रामर सीखते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमारा जो इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट होता है जिससे हम नेचुरली हर कोई ग्रामर सीख रहा होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है इसमें यूनिवर्सल ग्रामर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लोगों ने यूनिवर्सल ग्रामर देखा होगा, जिसका मानना क्या था, जिसके अकॉर्डिंग हर इंसान के जहन में ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज सीखने के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्नेट एबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि इंटरेस्ट इन द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एविडेंस। ये नेगेटिव एविडेंस का मैंने आप लोगों को बताया था कि अपनी गलतियों से सीखना, आपका रिकास्ट का प्रोसेस जो होता है, पिछले लेसन अगर आप लोगों ने लिया आप लोग को अंदाज़ा होगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि इंक्रीज अटेंशन टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी क्या था? जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं आगे वो फर्दर प्रोसेस करता है हमारे माइंड में, वो सब पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन अटेंशन देना। ठीक है, एंड द कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्जन ऑफ इन्वायरमेंटल लैंग्वेज फर्स्टली इनटू इनपुट एंड सब्सिक्वेंटली इनटू इनटेक। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उन पेचीदगियों पर, उन डिफ़िकल्टीज़ पर जो है वो ध्यान करना, जिसके थ्रू क्या होता है कि हम इनपुट को अपने इनटेक में बाद में चेंज करते हैं। ठीक है, सब्सिक्वेंटली बाद में जो है वो हम उनको इनटेक में चेंज करते हैं। ठीक हो गया, तो ये 3 फैक्टर्स थे जिनमें उन्होंने एक तरह से स्कोप बताई हुई थी इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच की, कि किस तरह से इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच के थ्रू सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का प्रोसेस चलता है और किस तरह लैंग्वेज सीखी जाती है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि व्हेन वी लुक एट द अचीवमेंट्स ऑफ दिस ट्रेडिशन, अगर तो हम अचीवमेंट्स की बात करें तो अचीवमेंट के लिहाज से हमने क्या करना है कि ये जो है वो हाईलाइट करेगी लर्नर को किस किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं, उन सब पर फोकस करेगी। अगर हम अचीवमेंट की बात, अचीवमेंट्स में उन्होंने क्या बताया कि नेटिव स्पीकर और नॉन नेटिव स्पीकर इंटरलोक्यूटर जो हैं, यानी कि जो बात करने वाला होता है, कैन एंड विल वर्क एक्टिवली टू अचीव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि वो इकट्ठे किसी पर्पस पर या किसी काम के लिए जो है वो इकट्ठे काम कर सकते हैं। इस तरह क्या होगा कि लैंग्वेज भी अच्छे तरीके से जो है वो समझ सकते हैं नॉन नेटिव स्पीकर। उसके बाद उन्होंने बताया कि नेगोशिएशन इन्वॉल्व बोथ लिंग्विस्टिक एंड इंटरेक्शन मॉडिफिकेशन विच टुगेदर ऑफर अपॉर्चुनिटी टू नोटिस एस्पेक्ट ऑफ टारगेट लैंग्वेज फॉर्म वेदर फ्रॉम पॉजिटिव और नेगेटिव एविडेंस। इसका क्या मतलब है कि नेगोशिएशन यानी कि जो गुफ्तगू का प्रोसेस होता है उसमें उन्होंने बताया है कि लिंग्विस्टिक और इंटरेक्शनिस्ट फैक्टर जो हैं दोनों शामिल होते हैं, जो एक साथ टारगेट लैंग्वेज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर गौर करते हैं। ठीक है,
और नोटिस करने के जो मौका होते हैं ना, उन पर गौर करते हैं। हम नोटिस करने के मौका क्या है कि यानी हम पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स दोनों देखते हैं, अपनी गलतियां देखते हैं, रिकास्ट का प्रोसेस देखते हैं इस दौरान। तो उन्होंने बताया कि जो नेगोशिएशन का प्रोसेस है ना, ये लिंग्विस्टिक और इंटरेक्शन फैक्टर्स दोनों में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये हमें नोटिस करने का एक फैक्टर, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम अपने पॉजिटिव, अपने नेगेटिव एविडेंस यानी कि अपने एरर्स को ठीक करते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि नॉन नेटिव स्पीकर पार्टिसिपेंट्स इन नेगोशिएशन फॉर मीनिंग कांट अटेंड टू। इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा है कि मीनिंग के लिए जो है वो गुफ्तगू में नॉन नेटिव बोलने वाला जो है वो शामिल नहीं हो सकते या इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी लैंग्वेज आइटम्स होते हैं, ठीक है, उनको समझने के लिए एक नेटिव स्पीकर की ही ज़रूरत पड़ती है। अब लैंग्वेज आइटम्स क्या हैं? वो हम कहते हैं मोस्टली वर्ड्स को, फ्रेजेस को, वोकैबलरी को। लैंग्वेज आइटम्स का मतलब ये नहीं कि पेंसिल वगैरह या नोटबुक्स वगैरह, ये बेसिकली रेफ़र कर रहा है वर्ड्स से, फ्रेजेस से, वोकैबलरी से, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि इन सब स्ट्रक्चर्स को पेश करने के लिए एक नेटिव स्पीकर की ही ज़रूरत पड़ेगी, उनमें नॉन नेटिव स्पीकर कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने बताया कि लर्नर्स रिसीविंग नेगेटिव फीडबैक, जो कि क्या है, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंटली एडवांटेज्ड है, ठीक है। यानी कि जब वो नेगेटिव फीडबैक लेते हैं तो वो अपने एरर्स को ठीक करते हैं, ठीक है। जब वो अपने एरर्स को ठीक करते हैं तो लैंग्वेज बेटर वे में सीखते हैं। तो ये सब कुछ जो था, ये हमारे पास स्कोप थी, अचीवमेंट थी, ठीक है। उसके बाद हमने लिमिटेशंस पढ़ना है इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच की। लिमिटेशन के हिसाब से देखा जाए इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच में, तो उन्होंने बताया है कि अचीवमेंट के बाद इस अप्रोच में कुछ चीज़ें बड़ी महदूद हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, जिनको ठीक नहीं किया गया, जिन पर काफ़ी रिसर्च हुई है, बट वो क्या है कि वो इनकम्प्लीट है, ठीक है, जो कि कहीं पर मुश्किलात का बायस भी बन रहा है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में। तो वो पढ़ लेते हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं? वर्क ऑन इंटरेक्शन हैज़ बीन कैरिड आउट विद इन अ वेस्टर्न ऑन एंग्लोफोन एजुकेशन सेटिंग। यानी कि ये क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि जितना भी इस पर काम कैरी किया गया है, ठीक है, वो सब कुछ कहाँ कैरी किया गया है? वो उन एरा में कैरी किया गया है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग एरा है, ठीक है। तो ये एक डिफ़िकल्ट थिंग है, क्योंकि अगर तो हम उस लैंग्वेज को अब दूसरे एरा में सीखेंगे तो हमारे लिए उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि मोर क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ आर स्टिल रिक्वायर्ड, ठीक है। यानी कि क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ जो हैं वो अभी तक उनकी ज़रूरत है। इससे पहले कि कोई और दावा किया जाए कि मीनिंग के लिए नेगोशिएशन में यूनिवर्सल फिनोमेना की ज़रूरत है, उससे पहले जो है वो क्रॉस कल्चरल स्टडी अभी तक रिक्वायर्ड की जा रही है। तो ये डिफरेंट लिमिटेशन उन्होंने बताई हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि रिसर्चर्स इन इनपुट और इंटरेक्शन ट्रेडिशन जनरली एक्सेप्ट दैट SLA मस्ट बी रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, आर लर्नर इंटरनल लैंग्वेज एंड सम स्पेसिफिक लैंग्वेज कैपेबिलिटीज़। इसमें वो क्या बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि रिसर्चर्स जो हैं वो इनपुट और इंटरेक्शन ट्रेडिशन में अमूमन क्या एक्सेप्ट करते हैं सेकंड लैंग्वेज, अमूमन क्या एक्सेप्ट करते हैं सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए? वो कहते हैं कि इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा बिहेवियर हो कि आप लोग इंटरेक्शन कर रहे हो एक दूसरे के साथ, ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि स्टिमुलाई की ज़रूरत है। अ लर्नर इंटरनल लैंग्वेज सिस्टम, यानी लर्नर का जो इंटरनल प्रोसेस है वो एक्टिव होना चाहिए। एंड सम लैंग्वेज स्पेसिफिक लैंग्वेज कैपेबिलिटीज़, यानी कि स्पेसिफिक लैंग्वेज कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत है। तो इन सबका इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है SLA में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बताया है कि attempts at modeling this interaction are mostly still very fragmentary and incomplete। तो वही बात बताई गई है कि जितनी भी इसमें अटेम्प्ट्स की गई हैं, रिसर्च की गई हैं, वो अभी तक इनकम्प्लीट हैं, अभी इन चीज़ों का सोल्यूशन नहीं रिक्वायर्ड किया गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि देयर स्टिल नॉट मैनी स्टडीज़ दैट फोकस ऑन पार्टिकुलर लैंग्वेज स्ट्रक्चर। अभी भी बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी हैं, ठीक है, जो क्या है कि वो लैंग्वेज के पार्टिकुलर स्ट्रक्चर पर फोकस नहीं करती। ट्रैकिंग दैम थ्रू प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेगोशिएशन एंड आउटपुट और रिकास्टिंग। तो ट्रैकिंग इससे किस तरह करते हैं? थ्रू प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेगोशिएशन एंड आउटपुट और रिकास्टिंग। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं इनके थ्रू ही उनको ट्रैक करते हैं, लेकिन कोई पार्टिकुलर लैंग्वेज स्ट्रक्चर जो है वो अभी तक नहीं आया। उसके बाद उन्होंने बताया कि देयर इज़ अ लैक ऑफ स्टडीज़ दैट डॉक्यूमेंट लर्नर्स यूज़ एंड कंट्रोल ऑफ दीज आइटम्स। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि उन्होंने कहा है ऐसी स्टडीज़ की कमी है जो सीखने वालों की जो अशिया है, उनका जो इस्तेमाल है, उनको कंट्रोल करने का प्रोसेस जो है उसको डॉक्यूमेंट नहीं करती। ये अभी भी कोई, आप कह सकते हैं कि पार्टिकुलर स्ट्रॉन्ग थेरी जो है वो देने के काबिल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि इट इज़ स्टिल नॉट इन पोजीशन, वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई पावरफुल प्रेडिक्शंस जो हैं वो इस
थेरी के रिलेटेड दे सकें। अभी भी बहुत सारी ऐसे लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच का प्रोसेस था, जिसमें हमने स्कोप, अचीवमेंट्स और लिमिटेशन पढ़ी हैं। अब हमारे पास सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव आ जाता है सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग पर। उसमें उन्होंने क्या बताया कि वो थ्योरिस्ट जो कि एडवोकेट करते हैं इस पर्सपेक्टिव को, इस व्यू को लैंग्वेज लर्निंग के सोशल टर्म में, उसको हम सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव के लिहाज से देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने बताया कि वो थ्योरिस्ट जो कि इसको सोशल टर्म्स के लिहाज से देखते हैं या सोशल सेटिंग में देखते हैं लैंग्वेज को, किस तरह से लैंग्वेज को हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे पास सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव आ जाएगा। अब उन्होंने बताया कि दे क्लेम दैट टारगेट लैंग्वेज इंटरेक्शन कैन नॉट बी व्यूड सिंपली एज अ सोर्स ऑफ इनपुट। इसका क्या मतलब है? उन्होंने बताया है कि वो दावा कर रहे हैं कि हम लैंग्वेज को सिर्फ एक इनपुट के लिहाज से नहीं देख सकते, यानी कि वो इनपुट जो ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन से लिंक करता है या इंटरनल लर्निंग मैकेनिज्म के थ्रू नहीं देख सकते। ये इंटरनली अगर बात की जाए तो ब्रेन से ही की जाती है, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाती है। तो उन्होंने कहा है हम इस लिहाज से नहीं देख सकते, बल्कि इसको हम सोशल सेटिंग में एज एन इंटरेक्शन भी देखते हैं, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि रैदर उल्टा इट प्लेज मोर सेंट्रल रोल इन लर्निंग, ठीक है। तो लर्निंग पर उन्होंने बताया कि ज़्यादा फोकस करता है। तो लर्निंग कहाँ होती है? लर्निंग सोशल सेटिंग्स में ही होती है। उसके बाद उन्होंने बताया कि दिस थ्योरी वाज ओरिजिनली प्रेजेंटेड बाय विगोत्स्काय, यानी कि विगोत्स्काय के थ्रू जो है वो प्रेजेंट की गई थी। सोवियत वर्ड जो है ये असल में किसी लिंग्विस्ट का या किसी साइंटिस्ट का वर्ड नाम नहीं है, बल्कि ये बता रहा है कि रूस की हुकूमत जो थी उसका कोई मेंबर या कोई आप कह सकते हैं नुमाइंदगान था, जिसने बताया था, जिसने आर्ग्यू किया था कि दैट ह्यूमन डू नॉट एक्ट डायरेक्टली ऑन फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि इंसान जो है वो डायरेक्टली फिजिकल वर्ल्ड पर रिलाई नहीं कर सकते। वो किस पर रिलाई करते हैं? ऑन टूल्स एंड लेबर एक्टिविटी, यूज सिम्बॉलिक टूल्स और साइंस टू मेडिएट एंड रेगुलर देयर रिलेशनशिप विद अदर्स। यानी कि वो डायरेक्टली लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि वो कुछ सिम्बॉलिक टूल्स, कुछ साइंस यूज़ करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, अपने रिलेशनशिप्स बनाने के लिए, ठीक है। ये विगोत्स्काय ने थ्योरी पेश की थी। उसके बाद उसके जो सपोर्टर्स थे, उसके कुछ हामी थे जिनके नाम बताए गए हैं, आप लोगों ने नाम याद कर लेने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक मेडिएटेड प्रोसेस का नाम आ रहा है, बताया कि लर्निंग इज आल्सो अ मेडिएटेड प्रोसेस। असल में मेडिएटेड लर्निंग किसे कहते हैं? ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि मोर नॉलेजेबल पर्सन जो होता है ना, वो हेल्प करता है लेस नॉलेजेबल पर्सन की। किस तरह से? बाय प्रोवाइडिंग गाइडेंस। अब मैं अगर सिंपल से एग्जांपल दूँ तो एक टीचर जो है वो हेल्प करता है स्टूडेंट को, किस तरह से उसके एरर्स को रिकास्ट करके, उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके, कहाँ पर वो ठीक है, कहाँ पर वो गलत है, ये सब बताकर। तो ये हमारे पास मेडिएटेड प्रोसेस होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इट इज़ आल्सो सीन एज सोशली मेडिएटेड दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन फेस टू फेस इंटरेक्शन। ऑब्वियसली बात है, जब हम क्लासेस में होते हैं, हम टीचर से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो ये एक फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेडिएटेड लर्निंग प्रोसेस था। उसके अलावा विगोत्स्काय के कुछ सपोर्टर्स थे, विगोत्स्काय ने क्या थ्योरी पेश की हमने वो पढ़ा। बाकी किसी किस्म की आप लोगों को डिफ़िकल्टीज़ पेश आए इस लेसन को समझने के लिए, कोई मुश्किल हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कोई चीज़ पूछनी होगी। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।